नमस्कार प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वोत्तम हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को हमने आप लोगों को घर बैठे हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया है। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अध्याय जाबिर हुसैन की। चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे इस अध्याय की ओर। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 के गांव नौनही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा में साहित्य के प्राध्यापक रहे। यानी इनका जो जन्म होता है वो 1945 में गांव नौनही, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। ये अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। इसके साथ ही इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया और 1977 में मुंगेर विधानसभा से ये सदस्य भी निर्वाचित हुए और उसके बाद मंत्री भी बने। 1995 से ये बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। लेखक परिचय है ये जाबिर हुसैन। इन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन कार्य किया। इनकी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि क्या है, प्रमुख है। इन्होंने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी विशिष्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित की गई। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग, यानी एक नया प्रयोग डायरी विधा में इन्होंने किया, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में क्या है, नवीन है। एक नया प्रयोग इन्होंने किया था। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। है लेखक परिचय के बाद हम प्राप्त करेंगे पाठ परिचय। तो ये जो पाठ है ये 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक बर्ड साइंटिस्ट सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। किसी की याद में जब हम कुछ संस्मरण लिखते हैं उसे ही नाम दिया गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया। यहाँ भाषा की रवानी, अभिव्यक्ति की शैली क्या करती है, दिल को छू लेती है। इनके लिखने का जो तरीका था, बात करने का जो ढंग था, उस कारण लोग इनके काव्य के प्रति समर्पित हो जाते थे। चलिए बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यानी अपने अजीज मित्र, जो जाबिर हुसैन लेखक है, वो अपने अजीज मित्र सालिम अली की मृत्यु के बाद उनकी याद कर रहे हैं कि उनके सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की ओर बढ़ रहा है, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। और उस हुजूम में सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली। और जिस प्रकार तीर्थ स्थलों पर सैलानियों को कंधे पर बिठा करके उनके लक्ष्य तक उन्हें पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार इन्होंने भी अपने कंधों पर सैलानियों की तरह ही अपने अंतहीन सफर का बोझ उठा रखा है। जिस तरह वहां के जो लोग हैं वो सैलानियों को कंधे पर उठाते हैं, अमरनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि जगहों पर सैलानियों को दर्शन कराने के लिए कंधे पर बिठाते हैं वहां के लोग और उन्हें मंदिर तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार इन्होंने भी अपने अंतहीन सफर का बोझ उठा रखा है। लेकिन ये सफर है उनके तमाम सफर से अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी, तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। यानी इस भीड़ भाड़ की जिंदगी से ये उनका आखिरी पलायन है। वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं
जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। यानी ये उस वन के उस पक्षी के समान है जो प्रकृति में विलीन होने जा रही है। यानी जिस पक्षी ने जिंदगी का आखिरी गीत गाया उसके बाद मौत की गोद में चला गया, उसी प्रकार सालिम अली भी उसी प्रकार विलीन हो रहे हैं। जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे कोई अगर लौटना चाहे, यानी उनकी ये जो आत्मा है उसको अगर अब दिल भी जिस्म दिया जाए, धड़कन भी दी जाए, तो भी वह पक्षी अपने सपनों के गीत को दोबारा नहीं गा सकता। अब लेखक कह रहा है कि मुझे ये नहीं लगता कि इस सोए हुए पक्षी को कोई जगाना चाहेगा। यानी जो सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है तो अब उसे कोई नहीं उठाएगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। उनकी यह भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबाशारों की वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पक्षियों में भी इंसान दिखाई देता है, प्रकृति को भी वो एक इंसानी मानते हैं। यानी उस प्रकृति की हर चीज़ में प्राण है, वो सजीव है, यानी उसे आदमी की नज़र से देखते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुन करके अपने भीतर रोमांच का छोटा फूटता कैसे महसूस कर रहा है? लेखक सोचता है कि क्या कोई आदमी सिर्फ पक्षियों की आवाज़ को सुन करके अपने मन में उसे संगीत बना सकता है और अपने हृदय में प्रेम का सागर उमेड़ सकता है? क्या ये बात सही लगती है? एहसास की एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे उस मिथक का नाम, यानी इस प्रकार का एहसास जिस व्यक्ति में होता है उसी की एक मिथक का नाम है। उसे एक मिथक का अर्थ है यहाँ पर झूठ। उसी की एक झूठ का नाम क्या है? सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची, शाख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। अब लेखक बात कर रहा है कि न जाने उसे नहीं पता कि कब भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रासलीलाएं रची थी। उन्होंने सिर्फ सुना है। कब उन्होंने गोपियों के साथ शरारतें की वो भी सिर्फ सुना है। कब उन्होंने माखन के भांडे यानी बर्तन फोड़ दिए थे वो भी सिर्फ हमने सुना है। कब उन्होंने दूध छाली से अपने मुंह भर लिया, यानी कब उन्होंने दूध से अपना मुंह भर लिया। कब वो वाटिका बगीचे के अंदर घने पेड़ की छां में विश्राम कर रहे थे। कब उन्होंने दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने के अंदाज में बंसी बजा दी थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था। यानी वृंदावन की घटनाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वृंदावन में आज भी ऐसा लगता है मानो कुछ न कुछ वहां हुआ हो। यानी कब कृष्ण ने कौन सा कार्य कब किया, लेखक कह रहा है मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन यदि आज भी कोई वृंदावन जाएगा तो यमुना नदी का सांवला पानी इस पूरे घटनाक्रम की याद दिलाएगा। यानी यमुना नदी के किनारे जाते ही आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कृष्ण ने बंसी बजाई थी। वृंदावन की गलियों में सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह की भरी भीड़ नदी की ओर आती है तो लगता है उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज से सभी के कदम है वो थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे कुछ ही क्षण में वो भी कहीं से आ टपकेगा। संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा और वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है। अर्थात आज भी वहां पर ऐसा लगता है कि इन गलियों से निकलकर भगवान कृष्ण कभी भी वहां पर ऐसा लगता है अभी आएंगे। क्या वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली हुआ है? कभी कभी ऐसा हुआ है कि अगर वृंदावन जाओ और आपका कृष्ण का एहसास न हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मिथक यानी सिर्फ झूठी एक झूठी है कि कृष्ण का एहसास है। उसी प्रकार मिथक की इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नजर कमजोर काया के उस व्यक्ति पर दी जाए। लेखक अपने दोस्त की बात करता है कि मेरे दोस्त की शरीर है वो कमजोर है, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को क्षति यानी ये लगभग 100 साल के हो चुके थे। क्षति तक पहुंचाने के दिन थोड़े ही बचे थे। तो संभव सी बात है कि लंबी यात्रा की थकान ने शरीर को कमजोर कर दिया। जब व्यक्ति की उम्र 60-65 से पार हो जाती है तो वो बीमार रहने लग जाता है और इस कारण शरीर भी कमजोर होता है। तो हो सकता है क्षति तक पहुंचने में लेखक था वो कमजोर हो चुका हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ही उसकी मौत का कारण बनी थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत की उन आंखों में वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। लेखक कह रहा है कि अंतिम समय तक भी सालिम अली की आंखों में मौत का कोई डर नहीं था। उनकी आंखों में पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत उसी प्रकार बरकरार थी जैसे वो पहले थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी। यानी वो एक दूरबीन से पक्षियों को देखा करते, कौन सा पक्षी किस प्रकार
उसका जीवन यापन होता है, किस प्रकार का पक्षी है, इन्हीं के ऊपर वो अपना रिसर्च करते थे। तो उनकी जो दूरबीन थी वो उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी। उन जैसा बर्ड वाचर यानी पक्षियों को देखने वाला शायद ही कोई हुआ है, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए और दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ जादू वैसा ही था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे, यानी प्रकृति प्रेमी थे सालिम अली। तो ऐसे लोग नहीं थे जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति उन्हें बांधती है, जबकि वे स्वयं प्रकृति को बांध लेते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी, फैली हुई थी। पसरी का मतलब फैलना, यानी प्रकृति में हर जगह रहस्य छुपा है, इस बात को वे मानते थे और उनके लिए ये हंसती खेलती एक दुनिया थी और इस दुनिया को उन्होंने स्वयं अपने लिए ही बनाया था। गढ़ने का अर्थ यहाँ पर बनाने से, इस दुनिया को उन्होंने अपने लिए ही बनाया था। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमिना, उनकी पत्नी का नाम है, उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की और वो उनकी स्कूल की सहपाठी भी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली का रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर के चौधरी चरण सिंह, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये उनसे मिलते हैं। और तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी एक जमीन से उठे हुए नेता थे, इसलिए वो प्रकृति का महत्व जानते थे। तो उन्हीं के बारे में कि मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की हर बूंद का वे असर जानते थे। इसलिए सालिम अली ने पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र जो उस समय उनके सामने रखा, उस चित्र या उन शब्दों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री के आंखों में भी आंसू आ चुके थे। आज स्वयं सालिम अली भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब उस सौंधी माटी यानी मिट्टी में आने वाली सुगंध में उगी फसल के बीज एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। आज ये दोनों ही व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति से प्रेम करते थे। आज सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का दोहन हो रहा है। लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। कोई भी अब हिमालय लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कोई नहीं करेगा। सालिम अली ने एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। तो लेखक को याद आता है कि D.H. लॉरेंस, ये भी एक पक्षी वैज्ञानिक थे विदेश में। इनकी मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखेंगी। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के लिए लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव है, कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं ले सकती। और मुझे यह महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारा जानती है, यानी जितना मैं लॉरेंस के बारे में नहीं जानती उतना ये मेरी छत पर जो गोरैया यानी चिड़िया, वो मेरे बारे में इससे ज़्यादा जानती है। और वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था, यानी उनकी पत्नी कह रही है कि मेरा पति D.H. लॉरेंस इतना खुला आदमी था, सादे दिल का आदमी था। लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा यानी शब्दों का कपड़ा पहनाना, शब्दों के वस्त्र पहनाना, मेरे लिए ये बहुत कठिन काम है। और मुझे यकीन भी है कि मेरी छत पर बैठी वो गोरैया है, वो उनके बारे में ज़्यादा जानती है। उनके बारे में क्या, वो हम दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखती है। तो जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली, यानी जिन प्राणियों के बारे में किसी को जानकारी न हो, उन प्राणियों के बारे में सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में, यानी अब एक छोटी सी घटना है जिसने सालिम अली के जीवन को दिशा प्रदान की थी। वे पक्षी प्रेमी बने थे, वही है उनकी एयरगन से, उनकी पिस्टल से एक बार घायल होकर के एक नीले कंठ की चिड़िया थी, वह मर चुकी थी और सारी जिंदगी उन्होंने इसी खोज में इधर उधर निकाल दी और पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए, पक्षियों की रिसर्च करने में उन्हीं में अपना जीवन लगा दिया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए कभी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। एक सामान्य जीवन का उन्होंने प्रतिरूप बनाया, पक्षियों के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर के उभरे, यानी सिर्फ एक छोटे से समुद्र के अंदर एक टापू नहीं थे जो कभी अस्तित्व में आता और तेज बहाव के साथ गायब हो जाता। ये स्वयं सागर बनकर उभरे जो कभी भी खत्म नहीं होता। जो लोग भ्रमणशील स्वभाव या यायावरी यानी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति से परिचित होते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में कहीं निकले हैं। जो लोग उनसे परिचित हैं, उन्हें लगता है कि आज भी सालिम अली है वो पक्षियों की सुराग में, उनकी जानकारी में निकले हैं और गले में दूरबीन लगाए अभी लौटने वाले हैं अपने नतीजों के साथ। तो जब तक वो नहीं लौटते, यही मान लिया जाए
कि वो गए हुए हैं। ऐसे बात याद करके लेखक के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो बोलते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। ये आपके प्रश्नोत्तर है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदला था। तो बचपन में उनकी एयरगन से गोरैया की मौत होती है और उसी घटना ने उनके जीवन को बदल दिया था। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा जिससे उनकी आंखें नम हुई। तो साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवाओं से होने वाले दुष्प्रभाव की आशंका बताई और मृदा अपरदन के बढ़ते खतरे और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी उन्हें बताया। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया है, वो भी उसके बारे में ज्यादा जानती, क्योंकि लॉरेंस था वो साधारण व्यक्ति था, खुले दिल का था और किसी से कुछ छिपाता नहीं था। इसलिए वो कहती है कि मेरे से ज्यादा उनके बारे में मेरे घर की छत पर बैठी हुई गोरैया है वो ज्यादा जानती है। अगला प्रश्न है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बने। कोई अपने हिस्से की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इन सभी पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना। अब देखिए, कर सकते हैं सभी का आशय। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप, यानी लॉरेंस का जीवन सीधा था, प्रकृति के प्रति मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी उसी तरह का था। कोई जिसमें की हरारत दिल की धड़कन देकर लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की दोबारा कैसे गाएगा। यानी किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता, फिर हम चाहे कुछ भी कर ले उसमें कोई भी हरकत हम नहीं ला सकते। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मर चुका है तो हम उसके गीतों को दोबारा नहीं ला सकते। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बने, यानी टापू का एक बंधन है, उसकी सीमा है, सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर के खोज करते थे, उनकी खोज की कोई भी सीमा नहीं थी। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं। चित्रात्मक है, पाठ को पढ़ते हुए घटनाओं का चित्र हमारे सामने उभरता है। ये कहानी उसी समय घटित हुई और आज भी हमें लगता है सालिम अली यहाँ है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया, अत्यंत सरल और सहज भाषा दी और मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए अभिव्यक्ति शैली का भी सहारा लिया है। अब सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताना है। एक विचारशील व्यक्ति थे, प्रकृति और पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। जीवन काफी रोमांचकारी था, स्वभाव भ्रमणशील था, कभी किसी भी वक्त पक्षी के बारे में पता करने निकल जाते थे। यानी ये उनके चरित्र के बारे में हमें बताना था। अगला प्रश्न, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर हमें टिप्पणी देनी है कि ये जो शीर्षक है, चैप्टर का नाम है, वो सही क्यों है। अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा संस्मरण है। सांवले सपनों की याद सार्थक भी है, क्यों? क्योंकि मित्र से बिछड़कर मन दुखी होता है तो उसकी यादें हैं वो जीने का सहारा बनती है और वो एक सपने के समान प्रतीत होती है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त किया है, क्योंकि वायु को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हम ये योगदान दे सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए आसपास का स्थान साफ सुथरा रहे, कूड़ेदान का हम प्रयोग करें, जल को प्रदूषित ना करें, तेज हवा को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण भी बचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।